और आज हमें जिनका पावन पात्र प्राप्त हुआ है, ऐसे परमादरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी मंच में बाईं ओर। आप मूल रूप से मथुरा के रहने वाले हैं। आपने आगरा से पर्यावरण विज्ञान की पढ़ाई की और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के बाद सन 1981 में अपना प्रचारक जीवन प्रारंभ किया। आप 1991 से काशी प्रांत के प्रांत प्रचारक रहे और 2003 से पूर्वोक्त क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक का दायित्व भी निभाया। वर्ष 2012 से आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह हैं। आपका केंद्र दिल्ली में है। अब ये एकल गीत के उपरांत हमें आपका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। एकल गीत। मंच पर विराजमान मान्यवर विभाग संघ चालक जी, मान्यवर नगर संघ चालक जी, सभी यहाँ पर उपस्थित कार्यकर्ता, स्वयंसेवक बंधुगण, आप सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक शाखा पर आज उपस्थित थे। नगर के तरुण स्वयंसेवकों का यह एकत्रीकरण था और इसलिए अब इस बौद्धिक वर्ग में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका क्या है, उस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि हमारा देश इस धरती पर सबसे प्राचीन देशों में से एक है और यदि ऐसा कहें कि प्राचीन भी है और प्राचीनता बनी भी हुई है तो अकेला देश है। कि बहुत सी ऐसी मौलिक बातें हैं जो 5000 वर्ष पहले थी, वो भी आज है। हमारा मौलिक दर्शन, हमारा मौलिक विचार, हमारे सिद्धांत वो जस के तस है। लेकिन 1000 वर्षों का जो इतिहास रहा वो बड़ा विचित्र था। यह बात तो सच है कि भारत ने कभी भी किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया, किसी भी देश को लूटने के लिए भी नहीं गए, किसी देश पर जाकर के शासन करना, उनको एक्सप्लॉइट करना, ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं। दूसरे देश की माता बहनों बालिकाओं को लूट करके लाना और बाजार में बिक्री करना, ऐसा हमने कभी कल्पना भी नहीं किया। लेकिन बाहर से आने वाले अनेक आक्रमणकारियों ने यही किया और 1000 वर्षों का जो इतिहास है वो इसका बड़ा साक्षी है। भारत के लोगों ने विश्व को पहली बार भाषा दी। आज विश्व की कोई भी भाषा है वो भारत की भाषाओं में से निकली है। जर्मन है, फ्रेंच है, लैटिन, ग्रीक, पुर्तगीज, अंग्रेजी, स्पेनिश, जो भी यूरोप की भाषा है, यहां तक कि अरबी और फारसी भी, इनका व्याकरण भी हमने दिया। सारे दुनिया को गिनना हमने सिखाया। 1 2 3 4 5 एकम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, ये संस्कृत से ही दुनिया में गए। वही शब्द आज भी घुमा फिरा करके दुनिया में चलते हैं। दुनिया को दशमलव हमने दिया, दुनिया को 0 0 हमने दिया, एल्जेब्रा हमने दिया, अर्थमेटिक यहां से गया, सारा ग्रामर यहां से गया। नक्षत्रों की गति नापने का काम भारत ने किया। कब कौन सा ग्रह कहां कब जाएगा, सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा,
दुनिया को कृषि एग्रीकल्चर भारत ने सिखाया, दुनिया को कपड़ा पहनना भारत ने सिखाया, दुनिया को पहली बार विवाह की व्यवस्था भारत ने दी, दुनिया को जो मेटलर्जी है, धातु, ये भारत ने दिया, शरीर का शरीर विज्ञान एनाटॉमी भारत ने दी। आज विश्व अगर सभ्य बना तो उसके मूल में भारत है। अच्छे श्रेष्ठ महानतम जीवन मूल्य दुनिया को भारत ने दिए, लेकिन दुनिया के अनेक आक्रमणकारियों ने भारत के ऊपर बहुत अत्याचार किए। कारण क्या था? दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी भारत में थे। आज से 2500-3000 हजार वर्ष पहले भी तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, और ऐसे विश्वविद्यालय थे जहां पर कि कोई भी विद्यार्थी आ जाए तो उसको शिक्षा के लिए पैसा नहीं लगता था। वो आ गया, उसका प्रवेश हो गया, उसके बाद वो 10, 11, 12, 15 वर्ष पढ़ता था और चला जाता था। दुनिया के अनेक देशों के विद्यार्थी भारत में पढ़ने आते थे। उस देश को 1000 वर्षों तक गुलाम रहना पड़ा। आर्थिक दृष्टि से अगर हम देखें तो एंगस मैडिसन नाम का एक अंग्रेज इतिहासकार है जिसने विश्व का इतिहास आर्थिक दृष्टि से लिखा है। एंगस मैडिसन लिखते हैं कि ईसा से भी 1000 वर्ष पूर्व भारत का विश्व की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें बड़ा हिस्सा था। 30% से भी ज्यादा भारत की भागीदारी थी। एक अमेरिका के लेखक हैं, उनका नाम है J.T. संडरलैंड। उन्होंने 1920 में भारत में आने के बाद एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम है इंडिया इन बॉन्डेज एंड हर राइट टू फ्रीडम, भारत पराधीनता के अंदर और उसका स्वातंत्र का अधिकार। उसमें उन्होंने लिखा भारत एक ऐसा देश था जो उस समय दुनिया में कोई भी अच्छी से अच्छा सामान बनता था वो भारत बनाता था। वो कपड़ा, आभूषण, दवाइयां, बड़े बड़े जहाज, लकड़ी का सामान, औषधियां सब भारत बनाता था। अच्छे सूती कपड़े, सिल्क के कपड़े, बड़े अच्छे कारपेट। अंग्रेजों के आने के पूर्व भारत ऐसा था, लेकिन कैसा हो गया इसका जिम्मेदार कौन है? तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संस्थापक डॉक्टर साहब थे उन्होंने तय किया कि इसका जिम्मेदार बाहर के आक्रमणकारी नहीं है, हम हैं। हम कोई हमारे घर में आकर के लूटपाट मचावे, हमारे घर को लूट करके ले जाए, हमारे घर को बर्बाद कर दे, तो उसके जिम्मेदार कौन है? हम हैं। हम ताकत में नहीं रहे, शक्तिहीन हो गए, तो बाहर के लोगों ने आकर के हमारे अंदर ऐसा विध्वंस मचा दिया। और जो उन्होंने कहा जो भारत का मूल नागरिक है, जहां अपनी मातृभूमि मानता है, हजारों हजारों वर्षों से वो भारत को अपना मानता चला आ रहा है, उस व्यक्ति को खड़ा होना होगा। वो व्यक्ति खड़ा हो जाए, वो संगठित हो जाए, तो हमारा देश फिर से सुरक्षित हो जाएगा। हमारे तो सामर्थ्य की कमी नहीं थी, हमारे बड़े बड़े वीर पराक्रमी लोग थे। जो ग्रीक का अलेक्जेंडर जो दुनिया को जीतने के मन से चला, वहां से ग्रीक से, मेसोपोटामिया से चलता चलता मैसिडोनिया से होता हुआ ईरान, इराक को जीतता हुआ झेलम के किनारे हार गया, वापस चला गया। उसका दूसरा सेनापति आया, वो भी हार गया, वापस चला गया।
भारत के लोग युद्ध कला में माहिर थे, लेकिन अपने देश के लोगों में आपस में जो संगठन चाहिए था, जागरूकता चाहिए थी, शत्रु को समझने का विवेक चाहिए था, उसका अभाव हो गया। अपना अपना अहंकार कुछ बढ़ गया होगा, एक दूसरे के प्रति शत्रुता के कारण से हम जो वास्तव में शत्रु था उसका मुकाबला नहीं कर सके, और एक बार जो पराजय हुई तो एक के बाद दूसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 1000 वर्ष बीत गया। और तो और जो कंपनी के लोग व्यापार करने आए थे वो भी शासन करके चले गए 200 वर्षों तक। डॉक्टर साहब ने कहा कि सारे समाज को संगठित करना है तो बस हर तरह का भेद समाप्त करो, एक महान लक्ष्य आंखों के सामने रखो। कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, बंगला बोलता है, असमिया बोलता है, हिंदी बोलता है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मराठी है, पंजाबी है, गुजराती है, कश्मीरी है, सब एक है। भाषा, प्रांत, अर्थ, शिक्षा, क्षेत्र, कुछ अंतर नहीं, सब एक। ऐसा एकजुट समाज ये खड़ा हो जाए, एकजुट समाज खड़ा हो जाए और देश की समस्याओं को अपना मानने लगे, वो समझे देश मेरा है, बस इस देश के लिए जीना है, इस देश के लिए मरना है, इस देश के लिए कुछ करना है। देश के भाग्य से मेरा भाग्य है, देश के दुर्भाग्य से मेरा दुर्भाग्य है। और ये देश के हित में, देश के समस्त भावों को मन में रखकर जीने वाले लोग चाहिए। क्या देश को आवश्यकता है? पहली शाखा प्रारंभ हुई और धीरे 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 हमने अपनी प्रार्थना में कहा, हे प्रभु हमको कुछ सामर्थ्य दो, कुछ शक्ति दो, कुछ गुण दे दो। और बाद में कहा, हे प्रभु हम इस देश को अत्यंत वैभवशाली कैसे बनावे, उसके लिए हम काम करें। परम वैभवन्ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, हमने इस राष्ट्र को परम वैभवशाली बनाने के लिए काम करेंगे, हर क्षेत्र का संकट दूर करेंगे। ये जो प्रार्थना थी हमारे संघ की, जिसमें हम मातृभूमि की वंदना करते करते परमात्मा से कुछ गुण मांगते और संकल्प लेते हैं कि हम संगठित होंगे और संगठित होने के बाद अपने देश के अत्यंत गौरवशाली स्वरूप के लिए काम करेंगे। बंधुओं, ये संकल्प था, एक शाखा से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सारे देश में फैल गया। सारे देश में कहीं भी, आसाम है, चाहे मणिपुर है, पंजाब है, गुजरात, महाराष्ट्र है, वो कन्याकुमारी में समुद्र का किनारा है, हर जगह संघ की शाखाएं चलने लगी। सारे हिंदू समाज को लगने लगा, हम संगठित हो सकते हैं। समस्त भेदभावों को भुलाकर अपने इस राष्ट्र को पहले से भी अधिक और अधिक गौरवशाली राष्ट्र बनाने के लिए हम काम कर सकते हैं। सफलता ने और उत्साह दिया। हर प्रांत की शाखा अब हर जिले में पहुंच गई। अब धीरे धीरे हर जिले से शाखा हर ब्लॉक में आ गई। अब धीरे धीरे शाखा एक 5, 7, 10 गांव के बीच में आज है। लगभग 90,000 शाखाएं देशभर में है। बंधुओं, 100 वर्ष का समय इसमें लगा। लेकिन अच्छी बात, आनंद की बात है, हम कह सकते हैं देश के हर जिले में 1000, 2000 हमारे स्वयंसेवक खड़े हैं, जो हिंदू समाज के प्रश्न पर खड़े हो जाते हैं और देश के लिए खड़े हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, राम मंदिर का विषय आया तो धीरे 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 सारे देश भर में एक अभूतपूर्व उत्साह आ गया। सारे दुनिया को ध्यान में आ गया कि हिंदू समाज अपने 500 वर्ष पुराने भी अपमान के लिए चिंतित है।
1000 वर्ष पूर्व भी अपमान हुआ है, उसको लेकर हमारे मन में चिंता है, वो ठीक होना चाहिए और भविष्य में ऐसी स्थिति कभी भी ना आवे, ये ध्यान में रखना। 100 वर्ष पूरे होने के बाद हम लोगों ने देश भर में कुछ अच्छे कार्यक्रम, सारे समाज को जोड़ने के लिए, सारे समाज को कोई न कोई काम मिल जाए, सारा समाज अपनी भूमिका का निर्वाह करे, इस दृष्टि से हम लोगों ने कुछ काम सोचे हैं। पहला तो काम यही सोचा, विचार किया कि हर हिंदू घर में जाकर के ये बताना कि सारे समाज के साथ मिलकर के रहो। संघ के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना, वो शाखा आ सकते हैं, अच्छी बात है, अन्यथा समाज के किसी न किसी अच्छे काम में भी लग जाए। दूसरा, हमने कहा समाज में किसी प्रकार का भेदभाव अब नहीं होना चाहिए, वो जाना चाहिए, इसका भी आग्रह हमने किया। तीसरा, देखिए पर्यावरण का संकट, बड़ा संकट दुनिया देख रही है। पश्चिम के कंज्यूमरिज्म ने, उपभोगवाद ने दुनिया के अंदर एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। हर दिन 2 करोड़ टन कोयला हम लोग जलाते हैं और हर दिन लगभग 2 करोड़ टन पेट्रोल डीजल फूंकते हैं। 4 करोड़ टन, 4 करोड़ टन से लगभग 12 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में आ जाता है। उसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लेशियर पिघल रहे, नॉर्थ पोल का, साउथ पोल का बर्फ पिघल के समुद्र में जा रहा है, धरती का जो एक्सिस है वो बदल रहा है, मानसून बदल रहा है, जहां रेगिस्तान, बरसात नहीं, भारी बरसात हो रही है, बाढ़ आ रही है। बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर बहुत कम पानी पड़ता था, बहुत पानी पड़ रहा है। जो पानी, जो जल 1 वर्ष में गिरता था, 1 दिन में गिर जाता है। जंगल कम हो रहे हैं। गर्मी के दिनों में तेज गर्म हवाएं, लू तेज चलती है, 50 डिग्री से ऊपर तापमान हो जाता है और कहीं कहीं 51, 51, 52 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। सारी दुनिया में लाखों लोग हीट स्टॉर्म से मर जाते हैं, लाखों लोग जो है वो ठंड में मर जाते हैं, लाखों लोग जो है अचानक आई बाढ़ से मर जाते हैं, जंगलों में आग लग रही है, अनेक स्पीशीज समाप्त हो रही है। बड़े बड़े कूड़े के ढेर आप देखिए, दिल्ली में जाएंगे तो कुतुब मीनार से भी ऊंचे कूड़े के ढेर हो गए। दिल्ली के 3 कोनों पर बड़े बड़े कूड़े के ढेर है, हजारों एकड़ जमीन उसमें है। मनुष्य जो है अधिक से अधिक उपभोग की ओर बढ़ रहा है। और अमेरिका को आदर्श मान लिया तो वर्तमान में जो धरती पर मनुष्य है उनको वैसा ही जीवन जीने के लिए 5 धरती और चाहिए, तो उतना सामान पैदा होगा। अर्थात वर्तमान की जो जीवन शैली है जो मनुष्य अपना रहा है वो इस धरती की जो धारण क्षमता है, सस्टेनेबिलिटी है, उसके अनुकूल नहीं है। और जब मनुष्य को कम खर्चे वाला बनाना है, कम खर्च और कम, जितना आवश्यक है उतना खर्चा करो। और इसे पर्यावरण की गतिविधि सारे देश भर में पेड़ लगाओ, पॉलिथीन प्लास्टिक कम उपयोग में लाओ, जमीन के अंदर का जल बचा करके रखो, अपना उपभोग कम करो। भारत का दर्शन कम उपभोग का है, हमने इसका आह्वान किया है। आने वाले वर्षों में हमको विश्वास है हम करोड़ों लोगों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला पाएंगे। अभी कुंभ का मेला था तो कुंभ के अवसर पर हमारे पर्यावरण गतिविधि के कार्यकर्ताओं ने वहां पर जाकर के कहा, अरे आप लोग प्लास्टिक के प्लेट में खाना खिलाते हैं, हम थाली आपको दे देंगे, हम गिलास देंगे, आप थाली गिलास ले लो, दिन में 4 बार साफ करके उसी को उपयोग में लाओ। आपको आश्चर्य होगा
14 लाख थालियां इकट्ठी हो गई, इतने गिलास इकट्ठे हो गए। लोगों ने पॉलिथीन की प्लेट गिलास बंद कर दिया और सैकड़ों टन, हजारों टन ये प्लास्टिक बच गया। इसका उपयोग नहीं हुआ, कूड़ा कम निकला। क्या आंदोलन है? सारे देश भर में हम प्लास्टिक को कैसे कम करें, पॉलीथीन को कम करें। पेड़ों को लगाने के लिए जनता में जागरूकता पैदा हो जाए। एक अच्छी बात है कि सारे दुनिया भर में भारत का स्थान नए पेड़ लगाने में, नया ग्रीन कवर बढ़ाने में बहुत अच्छा है। पिछले 30 वर्षों के अंदर भारत ने 3% ग्रीन कवर बढ़ाया है। अब भारत का ग्रीन कवर 19% से बढ़कर 22.5% के आसपास आ गया। ये भारत के लोगों की चेतना के कारण से ऐसा हुआ है। नई तकनीक नया संकट भी लाती है। साइंस ने बहुत कुछ हमको दिया है, साइंस ने हमारी बहुत सारी समस्याएं हल की हैं, तो कोई दो मत नहीं है। लेकिन हर दिन आने वाला नया टेक्नोलॉजी का आविष्कार रोजगार कम कर देता है। नई मशीन पुराने इंडस्ट्री को बाहर कर देती है, लोग बेरोजगार हो जाते हैं। हमारा मानना है कि हम स्व के आधार पर भारत की परिस्थितियों में अपना विकास करें। स्व का बोध चाहिए। हमारी परिस्थिति में हमको अपने अनुकूल कारखाने चाहिए, हमको अपने अनुकूल मकान चाहिए। भारत की परिस्थिति में अमेरिका या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस ऐसे देशों का मॉडल हमारे लिए उपयोगी नहीं है। स्व का बोध। हमारे देश के लिए कौन सी भाषा अच्छी रहेगी? प्रगति तो हुई, हमने भाषा छोड़ दी तो अच्छा नहीं है। हमारी भाषा, हमारे महापुरुष, हमारी परंपराएं, हमारे उपयोगी रीति रिवाज, इन सब को बचा करके रखना है। आप कल्पना करिए, हमारे लिए जो संस्कार का, विचार का जो कार्य है वो केवल मातृभाषा में ही मिलता है। मातृभाषा के गीत है, मातृभाषा के भजन है, मातृभाषा के लेख है, मातृभाषा में उपन्यास है, मातृभाषा में नाटक है। अगर मातृभाषा न रही तो संकट खड़ा हो जाएगा। और अपने जीवन में अपने स्व का बोध, हमारी परंपरा है, हमारा पंचांग है, कैलेंडर है, हमारे महीने हैं, हमारे दिन है, हमारे त्योहार है, हमारी भाषा है, हमारी वेशभूषा है, हमारा भोजन है, हमारे महापुरुष है। ये स्व का बोध किसी भी देश के लिए आवश्यक है। और ईश्वर की कृपा से हमारा स्व का बोध बहुत गहरा है। हम लोग आग्रह कर रहे हैं लोगों से, अपनी मातृभाषा, अपनी परंपरा, अपने शास्त्र, अपने ग्रंथ, समाज को संस्कारित करते हैं। स्व का बोध हमने कहा तो स्व का बोध का भाव है ये सब बातों को संभाल कर बचा करके रखना। बंधुओं, इसकी बड़ी आवश्यकता है। इन सब बातों का आग्रह पूरे वर्ष के लिए सारे देश भर में होगा। अंग्रेजों ने इस देश में एक बड़ा विनाशकारी काम किया। वो बहुत चतुर लोग थे। एक बार वो सत्ता में आने के बाद उनको ध्यान में आ गया, इतने बड़े देश को लंबे समय तक पराधीन रखना कठिन था। और क्रमांक 2, जो सभ्यता इतनी उन्नत रही है, उस सभ्यता के मानने वाले लोगों को पराधीन कैसे रखोगे? कैसे रखोगे? इस देश के पास अपनी भाषा है, अपना व्याकरण है, पुरानी राज व्यवस्थाओं का अनुभव है, हजारों नहीं लाखों ग्रंथ अभी भी है, और जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ रहे हैं।
तो अंग्रेजों ने एक योजना बनाई। वो योजना ऐसी बनाई कि किसी भी प्रकार से भारत के लोगों के मन में ये भाव बैठा दो। पहली बात कि जो भारत के लोग हैं ना, ये बाहर से आए हैं, यहां के नहीं है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी, इसका उन्होंने और प्लानिंग किया। और धीरे धीरे मैक्स मुलर और बोडेन ऐसे कुछ लोग खड़े हो गए, और विलियम जोन्स है और एच.एच. विल्सन है, ये यही काम में लगे रहते थे कि नई नई थीसिस लाई जाए और ये सिद्ध कर दिया जाए कि आर्य लोग बाहर से आए थे। और वही पढ़ाना शुरू कर दिया। हमारे अभी तक हमारे 8वें 9वें के कक्षा का विद्यार्थी यही कहता है, हम लोग आर्य हैं, हम बाहर से आए हैं। बंधुओं, एक और ये शर्मनाक भी था, लेकिन यह एक कॉन्स्पिरेसी है, ये षड्यंत्र है। जैसे आर्य बाहर से आए, और भी कई जातियां उन्होंने गिना दी। वो ग्रीक आए, हूण आए, शक आए, मुसलमान आए, अरब आए, फारसी लोग आए, तुर्क आए, मुगल आए, हम भी आ गए। और कैसा आश्चर्य था कि भारत के लोगों ने बड़ी सहजता से ये स्वीकार कर लिया, हाँ ठीक है भाई हम लोग। अब क्या बताएं? फिर अगली बात, अंग्रेजों ने बड़ी सावधानी से पुस्तकें लिखना शुरू किया। भारत में कोई सिविलाइजेशन ही नहीं था। भारत में राज्य चलाने की व्यवस्था लोग नहीं जानते थे। भारत में न्याय व्यवस्था नहीं थी। भारत में प्रशासनिक व्यवस्थाएं नहीं थी। भारत में फौज को नियंत्रित करना, उसको ट्रेनिंग देना, तो कोई सिस्टम ही नहीं था। भारत में मेटलर्जी नहीं थी। भारत में स्थापत्य की कोई बड़ी गहन जानकारी ऐसा नहीं थी। हर बात में एक नेगेटिव अप्रोच लेकर भारत को डिफेम करना, डिमोरलाइज करना। हमारा देश अपने ही हीन भाव से ग्रस्त हो जाए। उन्होंने कहा, हमने तो भारत को कभी देखा ही नहीं। भारत कौन, हम तो जानते नहीं। हमको भारत नाम का देश मिला भी नहीं। भारत नाम का कोई राज्य, भारत का कोई राजा, भारत की कोई करेंसी, भारत की कोई सेना, भारत का कोई विधान संविधान था ही नहीं। हमने तो वो बंगाल के नवाब को हराया, बाद में आगे चल करके देश के अलग अलग राजाओं को हमने हराया। हमको भारत का राजा तो मिला ही नहीं, कोई भारत नाम का देश ही नहीं था। अपने भी लोगों की बात समझ में आ गई, हाँ बात तो सच है। और इस देश को एकता देने का काम अंग्रेजों ने किया। हमारे लोग भी समझने लगे, हाँ बात तो कुछ ठीक ही लग रही है। अंग्रेजों ने रेल बनाया, अंग्रेजों ने एक आर्मी बनाई, अंग्रेजों ने एक सुप्रीम कोर्ट बनाया, अंग्रेजों ने एक पार्लियामेंट बनाई और देश एक हो गया। हाँ बात तो ठीक है। सारे देश के अंदर एक इंफीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स पैदा करने का काम अंग्रेजों ने किया, और दुर्भाग्य से उसी लाइन पर रिसर्च होने लगी। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संविधान सभा में अपना भाषण दिया है, अंतिम भाषण जो उनका है, उसमें वे कह रहे हैं, हम एक रिपब्लिक द्वारा से स्थापित कर रहे हैं, भारत एक गणराज्य हो जाएगा। लेकिन ध्यान में रखिए, ये पहली बार नहीं होगा, हम पहले भी गणराज्य थे। वैशाली का गणराज्य बहुत बड़ा गणराज्य हमारा था, और भी गणराज्य थे। लोग सर्वसम्मति से चुन करके गणराज्यों में प्रतिनिधि के नाते आते थे। एक एक गणराज्य में 7,000 से ज्यादा भी सदस्य मनोनीत होकर या चुन करके आते थे, और प्रस्ताव पारित होते थे। ऐसा कैसे कह सकते हैं भारत गणराज्य नहीं था? ईसा से भी सैकड़ों वर्ष पहले, आज से 2,500-3 हजार वर्ष पहले भारत में गणराज्य थे। आगे अंबेडकर जी कहते हैं, लेकिन हमने उनको खो दिया। दोबारा से ऐसा नहीं होना।
अंग्रेजों ने कहा जो लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी, ये तीनों बातें हमको फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मिली है, फ्रांस की क्रांति से हमको मिला है। डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, गलत बात। हमने जो लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी की बात की है, ये बातें हमको भगवान बुद्ध ने दी है। लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी हमको भगवान बुद्ध ने दिया है, नया नहीं हमारे लिए। लेकिन नहीं, हमारे यहां के लोगों को ऐसा लगा ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ही दुनिया में आया है। नहीं बंधुओं, एक बड़ा काम ये है, अर्थात हमारा देश धीरे धीरे पश्चिमी जगत के इस विचार के नीचे दब गया। अब दिल्ली में जाइए तो दिल्ली में बड़ा लोहे का खंबा कुतुब मीनार के पास है, हम समझते हैं लगभग वो एक 22 फुट लंबा होगा, शायद 3-4 फुट जमीन के अंदर होगा। उसका अनुमान तो वजन जो है 8-9 टन का होगा। कैसे बना भाई? तो लोहे को गलाने के लिए 1600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगातार 6 घंटे को रखना पड़ेगा, कम से कम 6-7 घंटा, 8 घंटा, तो वो मेल्ट होगा। और इतना बड़ा पॉट, इतने बड़ी भट्टी, फर्नेस, और इतना हाई टेम्परेचर को मेंटेन रखना, उन दिनों के कोई कोल ऐसा तो नहीं होता था। आज हार्ड कोक है, बड़े बड़े ब्लोअर लग जाते हैं हवा अंदर फेंकने के लिए फर्नेस के अंदर, तो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। और बड़ी भट्टी बनती है, उनकी फायर ब्रिक्स आती है, आजकल भट्टी बन जाती है। सारे दुनिया भर में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिलता है कि 2000 वर्ष पूर्व इतना बड़ा लोहा किसी ने एक साथ मेल्ट किया हो। बात ने किया, लेकिन एक दिन ऐसा भी आ गया भारत के अंदर, भारत स्टील की इंडस्ट्री लगाने के लिए दुनिया में घूमने लगा। कैसे लगेगा, कैसे लगेगा, क्यों? बीच में 1000 वर्ष का ये गैप आ गया। इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय वाला देश हमारा एक निरक्षर देश में बदल गया। जब देश को स्वतंत्रता मिली है तो हमारे देश में साक्षरता केवल 12-13% रह गई है। जिस देश के प्रत्येक गांव में विद्यालय था, प्रत्येक गांव में गुरुकुल था, यह अंग्रेजों ने लिखा। मद्रास प्रेसिडेंसी में 1 लाख से अधिक पाठशालाएं थी। ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, इन सब में एक प्रेसिडेंसी में 1-1 लाख से ज्यादा गांवों में पाठशालाएं थी। अंग्रेजों ने लिखा। उनमें योग्य अध्यापक थे, सभी जाति वर्णों के अध्यापक थे, बच्चे सभी वर्णों के आते थे, बहुत सारी शिक्षा उनको दी जाती थी। ऐसा देश केवल 12-13% साक्षरता का देश रह गया। बंधुओं, जब अंग्रेज गया तब इस देश में केवल 6-7 विश्वविद्यालय, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, इलाहाबाद, दिल्ली और लाहौर, एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बस इतने विश्वविद्यालय लगभग थे। 2-4 छोटे मोटे और हो सकते हैं, वो प्राइवेट वगैरह, जैसे गुरुकुल कांगड़ी है, वो सुल्तानंद जी का था। विश्व भारती है, रविन्द्रनाथ ठाकुर चलाते थे। आज देश में लगभग 1000 विश्वविद्यालय है। जब अंग्रेज गया तो केवल 1000 मेडिकल की सीट थी देश में, 1000। आज 1,70,000 सीट है देश में एमबीबीएस का एंट्रेंस सीट। आज हम दुनिया में दूसरे नंबर के स्टील प्रोड्यूसर है। और एक जमाना था जो इंग्लैंड और जर्मनी जैसे देशों ने भारत को जो नई टेक्नोलॉजी का फर्नेस लगाने के लिए मना कर दिया, नहीं, हम आपको नहीं दे सकते, आप फर्नेस नहीं लगा सकते, आपको जानकारी ही नहीं है। आज भारत, जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड तीनों को मिला करके उससे ज्यादा स्टील पैदा करता है। आज हम दुनिया में सबसे अच्छे सैटेलाइट लॉन्च करने वाले देशों में से आज दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा अस्पताल और मेडिकल कॉलेज भारत के डॉक्टर्स के बिना चलना कठिन है।
आज दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी कंपनी में भारत का इंजीनियर जरूर बैठा है, चाहे गूगल वाला हो, चाहे अमेजन वाला हो, टेस्ला वाला है, सब में भारत के बच्चे आ गए। उसके बिना एक कंपनियां चलाना मुश्किल है। आज दुनिया में सबसे दूर की रेंज की मिसाइलें बना सकते हैं अपने आप प्रॉब्लम रूप से। हम एटॉमिक पावर की सबमरीन बनाने में आम समर्थ हैं। जब देश आजाद हुआ तो देश केवल 1 करोड़ टन गेहूं पैदा करता था। आज हमारा देश 13 करोड़ टन गेहूं पैदा करता है। देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन केवल 157 मिलीलीटर दूध उपलब्ध था। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 157 बस। आज लगभग 450 ml दूध प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध है। आज हम दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देशों के रूप में आज हम खड़े हैं। बंधुओं, ये जो अचीवमेंट है ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। दुनिया आश्चर्यचकित हो गई। आज पोलियो भारत से चला गया, स्मॉल पॉक्स भारत से चला गया, अब लेप्रोसी भारत से जा रही है, टीबी भारत से अब जाने वाली है। 2, 3, 4 वर्षों के अंदर टीबी चली जाएगी। दुनिया को आश्चर्य होता है। उनको लगता था भारत बिखर जाएगा, उनको लगता था भारत चल नहीं पाएगा। तो भारत को न टेक्नोलॉजी है, न भारत के पास बड़ी यूनिवर्सिटीज है, न बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज है, न मेडिकल कॉलेजेस है, न साइंटिस्ट है, न टैलेंट है। यह भारत मर जाएगा। विंस्टन चर्चिल कहा करते थे, भारत को आजादी मत दो, ये आजादी को संभाल के नहीं रख पाएगा। भूख से मर जाएगा, लड़के मर जाएगा आपस में। बंधुओं, पिछले 75 वर्षों का इतिहास आप देखिए, भारत बिल्कुल इंटैक्ट है। कोई भी हिस्सा भारत से अलग नहीं हुआ। खाद्यान्न की दृष्टि से आज भारत 3-4 करोड़ टन खाद्यान्न अतिरिक्त पैदा करता है। गरीब देशों को हम देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आज साक्षरता 80% से अधिक है। आज 99% बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, छोटे बच्चे। ये दृश्य देख करके मन को अच्छा लगता है। लेकिन बंधु, एक दृश्य और है, वो बड़ी चुनौती हमारे सामने है। भारत का नौजवान बड़ी मात्रा में ड्रग एडिक्ट है। अकेले पंजाब में 33 लाख लोग ड्रग एडिक्ट है। ये बीमारी कॉलेज में, हॉस्टल से फैलती है। अभी गोरखपुर के जो MMMTU जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एक विद्यार्थी मेरे पास आया था। उसने कहा, मैंने अपने छात्रावास के 11 बच्चों को शराब से मुक्त कराया, शराब से अलग निकाल करके लाया। बड़ी बीमारी छात्रावास में है। बंधुओं, ये बड़ा संकट युवाओं के सामने पाकिस्तान जैसे देशों ने पैदा किया है। और इसमें कुछ स्वार्थी लोग अपने देश के लिप्त हो गए। धन के लालच में, और बड़ी जल्दी धन पैदा हो जाता है, हमारे नौजवान पीढ़ी को इस नशे में ढकेल रहे। बंधुओं, इससे बाहर निकलना होगा। मैं आप लोगों से, सभी से बड़ी विनम्रता से प्रार्थना भी करता हूं। एक और भारत 100% लिटरेसी की ओर जा रहा है। भारत दुनिया में बेस्ट इंजीनियर, बेस्ट डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहा है। हमारा पब्लिकेशन भी बहुत अच्छा होता जा रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो हमारा पब्लिकेशन है वो धीरे धीरे बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन दूसरी ओर बड़ी मात्रा में ड्रग्स आ रहे हैं। इससे बचना होगा। क्रमांक 2, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इंटॉलरेंट हो रहे, असहिष्णु हो जाते, मिलकर के काम नहीं कर पाते। पढ़ाई लिखाई ताकत तो देती है, क्षमता देती है, लेकिन ऐसा ना हो पढ़ाई लिखाई हमको सहनशीलता से दूर कर दे। परिवार के साथ रह करके चलने का मन बनना चाहिए। आज बड़ी मात्रा में कोर्ट में मुकदमे आ रहे हैं, भाई भाई के आ रहे हैं,
पति और पत्नी के मुकदमे आ रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इसे कैसे बचा जाएगा आप देखो। और से परिवार के बच्चे जितने भी हैं मिलकर के रहना सीखो, एक दूसरे की चिंता करना सीखो। अपनी 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 जिंदगी नहीं, हम सबके साथ मिलकर के। भारत दुनिया में अकेला ऐसा देश है जहां 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी एक साथ रहती है। अभी मैं परसों के रोज एक श्रद्धांजलि सभा में गया था, क्योंकि दिल्ली में एक जज है, उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। वो 4 पीढ़ी के लोग एक साथ घर में थे। अभी हजारों में है या 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी एक साथ रहती है। लेकिन ये बात भी सच है, अभी थोड़ी मात्रा में ही क्यों न हो परिवार टूट रहे हैं, मुकदमे ज्यादा आ रहे हैं। इसको गहराई से पकड़ना, समझना, और हमारा पारिवारिक जीवन भविष्य में अच्छा हो उसकी तैयारी युवावस्था में करनी होती है। ये सबके लिए है, ये लड़कियों के लिए भी है, ये लड़कों के लिए भी है। समझदारी का विकास अपने अपने परिवार में अच्छा होना चाहिए। हिंदू का घर, हिंदू का परिवार टूटने वाला नहीं। जो जज केसेस देखते हैं वो परेशान हो जाते हैं। ऐसे मिथ्या झूठे आरोप लगा करके ये घर तोड़ने के षड्यंत्र चल रहे हैं। बहुत बड़ा खतरा जो हिंदू के परिवारों में है। यद्यपि अभी ऐसा है कि समझ जाएगा। दुनिया परेशान है, दुनिया में परिवार है ही नहीं है। आज अमेरिका में 35% बच्चे ऐसे हैं जो एक पेरेंट के साथ है, सिंगल पेरेंट है, दूसरे पेरेंट उनके चले गए। 15% बच्चे ऐसे हैं उनको एक भी पेरेंट नहीं है। और 2 विवाह 3 विवाह, उसके बाद भी तलाक, उसके बाद भी डाइवोर्स, ये संख्या भी पर्याप्त है। पारिवारिक जीवन ध्वस्त हो चुका है। परिवार जब नहीं होता है, मिलकर के बैठना, मिलकर के वार्ता करना, एक दूसरे की चिंता करना, किसी का जन्मदिन मनाना है, त्योहार पर मिलना जुलना है, आदमी अपने संकट को, अपने दुख को दूसरे के साथ बोलता है, चर्चा करता है। और ये सुसाइडल रेट सबसे ज्यादा कहां है? आप देखें ना, अमेरिका में प्रतिवर्ष सैकड़ों बच्चे गन लेकर के विद्यालय के अंदर दूसरों को मार देते हैं। भारत में 1-2 घटना भी होती है तो खराब है। अभी भारत में बच्चों को बंदूक मिलने का मतलब भी नहीं है, फिर भी 1-2 घटना हो जाती है, अच्छी नहीं है। अमेरिका में ऐसी सैकड़ों घटनाएं प्रतिवर्ष हो रही है। छोटे बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, 13 साल का है, 14 साल का है, बंदूक लेके गया, अपने विद्यालय के 6 बच्चों को मार दिया, अध्यापक को मार दिया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि परिवार व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। सबका जीवन एकाकी हो गया है, मैं बस। भारत में ऐसा नहीं है। हिंदू समाज ने कहा मैं नहीं, मैं परिवार के साथ हूं। मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरा छोटा भाई है, मेरी छोटी बहन है, बड़ी बहन भी है, बड़े भाई भी है। और जब भारत में विवाह जो है एक बालक एक बालिका का, ऐसा नहीं होता है। भारत में विवाह 2 परिवारों का होता है, 2 परिवार मिलते हैं और वह परिचय होता है। देखो, ये हमारी इस बेटी के चाचा है, ये बेटी के ताऊ है, वो परिचय कराता है। ये हमारे लड़के के चाचा है, ये लड़के के ताऊ है, ये लड़के के मामा है, ये लड़के की बुआ है, ये लड़के के फूफा। 2 परिवार विवाह में मिलते हैं। विवाह एक संस्कार, एग्रीमेंट नहीं है। ये हमारी महान संस्कृति का एक अंग रहा है। बंधुओं, ये नई सभ्यता की जो आंधी चली है, जो मैं प्रबल होता चला जा रहा है, इससे बचने की जरूरत है, इसे सावधान रहने की जरूरत है। और एक अंतिम बात, मैं सभी से आग्रह करूंगा, जो अच्छी नौकरियों में आ सकते हैं आ जाओ, व्यापार कर सकते हैं व्यापार करो, उद्योग लगा सकते हैं उद्योग लगाओ, नए स्किल सीखो। बहुत बड़ी आवश्यकता आ जाए स्किल की। सरकार लिमिटेड नौकरियां ही दे पाई, बाकी नौकरियां भी कम है। सारे देश में बड़ा माहौल बन रहा है, बड़ा वातावरण है।
सीखो, इसके नया काम शुरू करो, उद्यमिता में आ जाओ, एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाओ। आप जैसे नौजवानों को देखकर मन को लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप तय करिए अपने जीवन में, मैं अपना जीवन प्रामाणिक रखूंगा, मैं अपना जीवन अपने परिवार के लिए गरिमा में रखूंगा, मैं अपना जीवन ऐसा रखूंगा जिसको देखकर परिवार प्रसन्न हो, मेरे जीवन को देखकर मेरे गली मोहल्ले के लोग प्रसन्न रहे, मैं अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, मोहल्ले के लिए, अपने देश के लिए कुछ करने वाला बनूंगा। और शिक्षा जगत में आप अच्छा स्थान पाए, आगे बढ़े, जो जो आवश्यक है वो सब काम करें और देश को फिर से एक गौरवशाली, महान गौरवशाली देश के रूप में हम लोग स्थापित कर सके। पहला एक गौरवशाली देश था, लेकिन आगे भविष्य में उससे भी और अधिक गौरवशाली देश, और अधिक गौरवशाली भारत बने, न केवल आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आचरण और व्यवहार की दृष्टि से, सत्य और निष्ठा की दृष्टि से, मानवीय संवेदनाओं की दृष्टि से, सारे विश्व को एक दिशा देने वाला ऐसा भारत फिर से खड़ा हो जाए, हमारा सपना ये है। कभी कभी छोटी मोटी बातें आएंगी, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सारे समाज को एक साथ लेकर चलने का संकल्प लिया हुआ है। हमारे लिए कोई भी भेदभाव मान्य नहीं है, सारा समाज एक है। कभी कभी ऐसी घटनाएं आ जाती हैं, प्रसंग आते हैं, मेरी आपसे यही प्रार्थना है, आप हिम्मत रखना। संघ सारे समाज को एकजुट मान करके ही चलता है, वही मानेगा। हमारे लिए सभी लोग सम्मान नहीं है, किसी का भी सम्मान हमारे लिए अपना सम्मान है, किसी का अपमान हमारा अपमान है। और इसलिए हिंदू समाज में भेद लाने वाला कोई भी प्रयत्न वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को स्वीकार नहीं है। मैं आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने अपने क्षेत्र में संघ की शाखा के साथ जुड़े रहिए, प्रतिदिन शाखा जाइए और प्रतिदिन मातृभूमि का स्मरण करिए। प्रतिदिन देखिए, मैं 1 घंटा 2 घंटा समाज के काम के लिए, बाकी शेष घंटा अपनी शिक्षा में, अपनी व्यवस्थाओं में, अपने 4 मित्रों को लाइए, उनके जीवन में परिवर्तन कर दीजिए। नशे का कोई काम है या कोई व्यवहार का समस्या आती है, किसी को गुस्सा बहुत आता है, ठीक करो, धीरे 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 उसके क्रोध को कम कर दो। आत्मीयता के आधार पर यह परिवर्तन हो जाएगा। अर्थात अपने देश में जो भी सुधार है वो हमको प्रारंभ करना होगा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लाखों स्वयंसेवकों के माध्यम से वही करने के लिए आगे बढ़ रहा है जो आप सबके मन में है। और इसलिए एक ऐसा भारत जो विश्व को दिशा देगा, ऐसा भारत जिसकी विश्व प्रतीक्षा कर रहा है, ऐसा भारत जो विश्व की समस्याओं को समझ करके उनका समाधान भी देगा, ऐसा भारत जो अनंत विविधताओं में भी सामंजस्य के साथ चलना जानता है और विश्व की घोर असहिष्णुता के बावजूद भी मन में लेश मात्र भी और प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता, ऐसा भारत। सच में यह भारत एक आध्यात्मिक भारत होगा जो सबके अंदर ईश्वरीय सत्ता का भाव देखता है। हम समझते हैं ये हमारा मूल मंत्र है। इसको ध्यान में रखिए और संघ के कार्य के साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़िए। शताब्दी वर्ष का यही एक आह्वान है। नमस्कार।